नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 20 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये पहले शिफ्ट के इंग्लिश पेपर का आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ प्राइमरी स्तर के 2300 शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले आप प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, तब जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। यहां पर अगर मैं पूरे पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करने लगूं तो बेवजह आपका फालतू में समय व्यतीत होगा, इसलिए डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे और इसका उत्तर इस पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं इस पैराग्राफ का थीम बताना चाहूँगा। पैराग्राफ में आज के यूथ के बारे में बातें की गई हैं कि आज का यूथ अच्छी नौकरी, समृद्धि, अपना ग्रोथ तो चाहता है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। लगातार वो इंटरप्रेन्योरशिप यानी अपने खुद के व्यवसाय के बारे में नहीं सोचता है, वो सोचता है किसी प्रकार से जॉब लग जाए। इस पैराग्राफ में मेंशन ये किया गया है कि आज का जो यूथ है उसे नौकरी देने वाला बनना चाहिए, ना कि नौकरी मांगने वाला। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बहाने उनके द्वारा बनाए जाते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्स्ट्रा फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो विभिन्न प्रकार के बैंक जो हैं आज, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, वो सरकार के नीतियों के अंतर्गत सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों को एक निश्चित फंड देने को तैयार है ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर पाएँ। और इसके अलावा एक और बहाना अभ्यर्थियों के द्वारा बनाया जाता है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसमें यह मेंशन किया गया है इस पैराग्राफ में कि अगर वो चाहें तो किसी कंपनी में जाकर के एज ए इंटर्नशिप काम कर सकते हैं और एक्सपीरियंस जुटा करके फिर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर इस पैराग्राफ में यूथ के आज की समस्याओं और बेरोजगारी के बारे में बातें की गई हैं। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, हाउ कैन स्कूल कॉलेज हेल्प यूथ टू चूज द राइट कैरियर। यानी कि स्कूल और कॉलेज आज के युवा को किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उनको सही करियर चुनने के संदर्भ में। इसका उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस शुड इनवाइट द काउंसलर एंड प्रोफेशनल्स टू गाइड द स्टूडेंट्स। यानी कि बच्चों को गाइड करने के लिए स्कूल और कॉलेज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह किसको इन्वाइट करे, काउंसलर्स को और प्रोफेशनल्स को। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, स्कूल कॉलेज शुड इन्वाइट काउंसलर्स एंड प्रोफेशनल्स टू गाइड द स्टूडेंट। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस वन रिक्वायर्स। यानी कि एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या आवश्यक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहां पर आप उत्तर देख सकते हैं, दे आर नॉट विलिंगली टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस की बात हो रही है। दे कैन आर्ग्यू दैट इट रिक्वायर्स मनी। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, पहले तो मनी चाहिए, उसके बाद से देखिए बैंक्स फंड देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आगे देखिए, आर्गुमेंट कैन बी दैट इट रिक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज। यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए, मनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। इसके बाद से देख लीजिए और क्या बात की गई है, गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द एंटरप्रेन्योर्स विलिंगली टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। यानी कि ट्रेनिंग और स्किल भी चाहिए। ठीक है, यानी मनी हो गया, इसके बाद से प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया और ट्रेनिंग और स्किल हो गया। ये तीनों चाहिए पैराग्राफ के अनुसार। दिए गए विकल्प में देखिए, मनी तो चाहिए, ट्रेनिंग और स्किल भी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। ए लॉन्ग टाइम इसका जिक्र नहीं किया गया था, यानी कि ए, बी और सी सही है। चलिए विकल्पों में चलते हैं। पहला दिया गया ए एंड बी आर करेक्ट एंड सी आर नॉट करेक्ट। सी को गलत बताया जा रहा है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा देखिए, बी एंड सी करेक्ट बताया जा रहा है और ए को करेक्ट नहीं बताया जा रहा, जबकि ए भी सही था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सी एंड डी आर करेक्ट, तो डी तो वैसे ही गलती है, तो डी वाला हमारा उत्तर होगा नहीं। चौथा देखिए, एक ही विकल्प बचा, ए एंड बी आर करेक्ट। ए और बी करेक्ट बताया जा रहा है और डी करेक्ट नहीं बताया जा रहा, डी गलत है, यानी ये वाला हमारा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ सक्सेसफुल वेंचर डिपेंड्स ऑन। यानी कि एक सफल जो वेंचर होता है वो किस पर निर्भर करता है। देखिए पैराग्राफ में तो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की गई, यानी ये सही है। ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की भी बात की गई, ये भी सही है। वेल पेड वर्क्स की बात नहीं की गई, ये उत्तर नहीं होगा। और चौथा देखिए, ह्यूज फंड्स की बात की गई थी, तो फंड्स की भी बात हुई थी, तो ये भी सही है। यानी कि ए, बी और डी वाला सही है। चलिए विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है डी और ए सही है, डी और ए सही है और बी को गलत बताया जा रहा है, तो ये विकल्प गलत हो गया। सी देखिए,
तीसरा देखिए सी और डी को सही बताया जा रहा है। सी यहाँ पर देखिए सी गलत था तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए बी और सी को सही बताया जा रहा है, देखिए सी गलत है तो हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए ए और बी सही बताया जा रहा है, ए और बी दोनों सही है और सी गलत है, यानी कि ये वाला विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यूथ शुड चूज एंटरप्रेन्योरशिप एज कैरियर ऑप्शन बिकॉज, यानी कि युवा को एंटरप्रेन्योरशिप चुनना चाहिए एज ए कैरियर, ऐसा क्यों पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर इसका उत्तर मेंशन किया गया है, वन शुड नॉट वेट फॉर एन आइडियल जॉब, किसी को एक आइडियल जॉब का वेट नहीं करना चाहिए, रादर थिंक ऑफ स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, यानी इंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है, बिजनेस स्टार्ट करने की बात की जा रही है। वन हैज टू क्लाइम द स्टेप्स स्लोली एंड स्टेडली टू रीच द एपेक्स, इट में हेल्प देम टू लोड अ स्टेबल एंड नॉर्मल लाइफ एंड एक्वायर अ गुड कैरियर, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों स्टार्ट करना चाहिए, तो ये स्टेबल लाइफ को स्टेबल बनाता है और नॉर्मल लाइफ प्रदान करता है, यही हमारा उत्तर सही होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात किया गया है, इट में हेल्प देम टू लीड अ स्टेबल एंड नॉर्मल लाइफ, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, द यूथ शुड बी द जॉब क्रिएटर रादर देन द जॉब सीकर, यानी कि आज के युवा को जॉब उत्पन्न करने वाला बनना चाहिए, जॉब क्रिएट करने वाला बनना चाहिए, ना कि जॉब खोजने वाला। हाउ कैन दिस अप्रोच वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि ये अप्रोच जो है वो किस प्रकार से देश की भलाई के लिए काम कर सकता है। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम जो बेरोजगारी है उसको भी कम कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार के अंतर्गत। आगे पढ़िए, द यूथ शुड बी जॉब क्रिएटर रादर देन जॉब सीकर, तो उत्तर क्या हो जाएगा, हमें एक तरीके से जॉब क्रिएट करने वाला बनना चाहिए, जॉब खोजने वाला नहीं, क्योंकि इससे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात किया गया है, इट वुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूथ इज नॉट विलिंगली टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस ऑफ देयर ओन बिजनेस, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि जो युवा हैं वो अपनी इच्छा से छोटा बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं। यहां पर पैराग्राफ में ये बातें मेंशन की गई हैं कि जो सक्सेस ग्रोथ होता है बिजनेस का वो थोड़ा सा पेशेंस मांगता है, धैर्य मांगता है, ठीक है, यानी सक्सेस ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है। इस वजह से जो आज के युवा हैं वो अपनी इच्छा से बिजनेस को स्टार्ट करना नहीं चाहते, यानी कि देखिए पहले विकल्प में सक्सेस ग्रोथ की बात की गई है तो ये तो विकल्प सही हो गया। इसके बाद से देखिए दूसरा वाला जो था, इट रिक्वायर्स फंड एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, तो ये कोई खास रीजन नहीं है, इसलिए रीजन नहीं है क्योंकि फंड्स तो आजकल बैंक प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज की जहाँ तक बात है, बच्चे जाकर के किसी फॉर्म में एज ए इंटर्नशिप काम करके इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज ले सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत कारण नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, गवर्नमेंट डिस्करेज स्मॉल बिजनेसेस, जबकि पैराग्राफ में मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न नीतियों के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, यानी ये इंकरेज करती है गवर्नमेंट, और विकल्प क्या कह रहा है कि डिस्करेज करती है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। चौथा देखिए, इट नीड्स लॉट्स ऑफ डेडिकेशन एंड ग्रिट, यहां पर बात की गई है, सक्सेस ऑफ द वेंचर वेरी मच डिपेंड्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप प्रेन्योर्स एबिलिटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड ग्रिट, यानी कि जो बिजनेस करने वाला है उसके डेडिकेशन, उसके ग्रिट और उसके हार्ड वर्क और उसकी एबिलिटी पर सक्सेस निर्भर करता है, ठीक है। तो अभी आपने पैराग्राफ में देखा कि ये भी पैराग्राफ के अनुसार बिल्कुल सही है, यानी कि देखिए ए और डी वाला केवल सही होगा। चलिए विकल्पों में चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ए एंड डी आर करेक्ट, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देयर बेटरमेंट वुड बी टेंटेमाउंट टू द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स इन द सेम एज, यानी कि दिए गए सेंटेंस में जो अंडरलाइंड वर्ड है टेंटेमाउंट, इसका समान अर्थ क्या होगा, समानार्थी इसका क्या होगा, तो इसका मतलब होता है के समान, ठीक है, और इसके दिए गए विकल्प में देखिए इक्विवेलेंट टू, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, टुडेज यूथ वांट नेम फेम एंड एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है, और फेम का मतलब कि प्रसिद्धि के सेंस में आप ले सकते हैं, और नाम तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि चूज द वर्ड विच इज अपोजिट, यानी कि विलोम पूछा जा रहा है इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड, जो अंडरलाइंड वर्ड है एफ्लुएंस, इसका अपोजिट हमसे पूछा जा रहा है, तो एफ्लुएंस का मतलब आपको बताया मैंने समृद्धि, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दरिद्रता, यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 एम्पावरमेंट, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा।
दोस्तों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक एक अन्य पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। इसके भी डायरेक्टली प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और पैराग्राफ में उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं थीम बता दूं कि ये पैराग्राफ सर्दियों में जिस प्रकार से हमारी त्वचा जो है वो ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, उसके बारे में ये कहा गया है और किस प्रकार से हम लोग देख रेख कर सकते हैं और जो हम लोग कोल्ड क्रीम का यूज करते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, विटामिन ई, नेचुरल ऑयल्स और ये सभी चीज़ें, और किस प्रकार से हम लोग चेहरे का केयर कर सकते हैं और इसके संबंध में जो डर्मालॉजिस्ट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, इसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया है द वर्ड हाइड्रेटेड इन द पैसेज मीन्स, यानी कि हाइड्रेटेड वर्ड का पैसेज के अनुसार क्या मतलब है। पहले ही लाइन में इसका उत्तर मेंशन किया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं एज द निप इन द एयर गेट्स शार्पर, यानी कि जो हवा है सर्दियों के मौसम में वो नुकीली की तरह हमारे चेहरे पर चुभती है ठंड की वजह से। योर स्किन इज लाइकली टू लूज इट्स मॉइस्चर, आपका जो त्वचा है वो इसकी अपनी नमी खो देता है सर्दियों के मौसम में, एंड बिकम्स ड्राई एंड डल, और सूखा और रूखा बन जाता है। आगे देखिए, डोंट वरी ऑल यू नीड इज लिटिल ट्विकिंग ऑफ योर स्किन केयर रेजिमेंट टू कीप इट हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड वर्ड आया हुआ है, हाइड्रेटेड यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ अपने जो त्वचा है उसकी देख रेख करने की आवश्यकता है। ठीक है, ताकि वह अपनी नमी को बरकरार रखे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रेटेड का मतलब क्या है, नमी के संदर्भ में है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 मॉइस्ट, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि मॉइस्ट का मतलब भी होता है नमी। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है अनदर वर्ड फॉर डर्मालॉजिस्ट इज अ, डर्मालॉजिस्ट के लिए क्या हम लोग शब्द यूज कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जो डर्मालॉजिस्ट होते हैं वो हमारे स्किन से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में जानते हैं, समझते हैं और हम उसकी एक तरीके से केयर करने के संदर्भ में हमें सजेशंस देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है व्हेन द निप इन द एयर गेट्स शार्पर इट मीन्स द ऑनसेट ऑफ, यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि पैराग्राफ में जो पहली लाइन में मेंशन किया गया था निप इन द एयर गेट्स शार्पर, यानी कि जो हवा है वो सुई की नोक की तरह चुभती है, नुकीली हो जाती है। और कब की बात की गई है, चेहरे की नमी खोना, स्किन की नमी खोना, ये सब ठंडे की बात की गई है और उसमें एक तरीके से विंटर्स की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विंटर, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहला दिया गया योर स्किन गेट्स लाइक अ वेदरमैन, यानी कि आपका जो त्वचा है वो वेदरमैन यानी अंतरिक्ष यात्री के समान हो जाता है। अंतरिक्ष यात्री मतलब कि अंतरिक्ष विज्ञानी मतलब कि जो खोज करते हैं, यानी कि आपका अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री यानी कि जो लगातार खोज कर रहे होते हैं अंतरिक्ष के बारे में, यानी चीज़ों के बारे में खोज रहे होते हैं। तो जो आपका स्किन है वो बहुत ज़्यादा डल एवं ड्राई हो जाता है, तो वो ऐसी चीज़ों के बारे में खोज रहा होता है जिससे आपकी त्वचा की नमी वापस आ सके। तो ये बात बिल्कुल सही है पैराग्राफ के अनुसार। दूसरा देखिए इन विंटर योर ऑयली स्किन लुक्स डल, यानी कि जाड़े के सीजन में जो ऑयली स्किन होते हैं वो डल हो जाते हैं। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं वाइल दोज विथ ड्राई स्किन आर एमंग द वर्स्ट अफेक्टेड, पीपुल विथ ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन में फाइंड देयर स्किन लुकिंग डल एंड पैची। तो यहां पर देखिए डल की बात की गई है, यानी ये वाला विकल्प भी सही था, दूसरा वाला, यानी कि इसके दोनों विकल्प सही हैं, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बोथ ए एंड बी आर राइट दिया गया है, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है वी आर एडवाइज्ड टू अवॉइड एल्कोहल और क्ले बेस्ड प्रोडक्ट्स बिकॉज, यानी कि पैराग्राफ के अनुसार हमसे ये पूछा गया है कि जो एल्कोहल और क्ले बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जिसमें एक तरीके से एल्कोहल है और मिट्टी से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं, क्ले यानी मिट्टी से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको यूज करने के लिए हमें अवॉइड करने के लिए क्यों एडवाइस किया जाता है डर्मालॉजिस्ट के द्वारा, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं अवॉइड एल्कोहल और क्ले बेस्ड प्रोडक्ट ऑल विच हैव अ ड्राइंग इफेक्ट, इनका जो इफेक्ट होता है वो और ज़्यादा हमारे त्वचा को ड्राई कर देते हैं। ठीक है, इसलिए अवॉइड करने के लिए सजेस्ट किया जाता है डर्मालॉजिस्ट के द्वारा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई दे ड्राई द स्किन, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहला दिया गया मोस्ट स्किन इज ऑयली, यानी अधिकांश स्किन जो है वो ऑयली होते हैं, एंड देयरफॉर नॉट डल, और उसकी वजह से वो लोग उनका जो स्किन होता है वो डल नहीं होता है। यहां पर देखिए वाइल दोज विथ ड्राई स्किन एमंग द वर्स्ट अफेक्टेड, पीपुल विथ ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन में फाइंड देयर स्किन लुकिंग डल एंड पैची, यानी कि
यहाँ पर बात की गई है कि जिनका ड्राई स्क्रीन रहता है वो ज़्यादा एक तरीके से डल और पैची उनके स्क्रीन पर आते हैं, ऑयली वाले स्क्रीन का थोड़ा सा उनसे कम होता है। यही बात विकल्प एक में कहा जा रहा है, इस वजह से विकल्प एक पॉजिटिव है, सही होगा। इस विकल्प का मतलब आप गलत मत निकाल लीजिएगा कि मोस्ट स्किन इज ऑयली एंड देयरफॉर नॉट डल, यानी कि अधिकांश स्किन ऑयली होती है और इसलिए वो डल होते ही नहीं है। उसके कंपेरिजन में कम डल होते हैं, किसके, जो ड्राई स्क्रीन है उसके कंपेरिजन में कम डल होते हैं, तो ये विकल्प सही है, ठीक है, ऑप्शन सही होगा पैराग्राफ के अनुसार। दूसरा देखिए, कॉम्बिनेशन स्किल आर गुड टू लुक एट, तो ये पैराग्राफ के अनुसार गलत है। तीसरा देखिए, क्ले बेस्ड स्किन केयर इज गुड फॉर स्किन, तो ये भी विकल्प गलत है क्योंकि क्ले बेस्ड जो प्रोडक्ट थे वो स्किन को और ज्यादा ड्राई कर दे रहे थे, और ये विकल्प कह रहा है कि गुड होता है स्किन के लिए, तो ये विकल्प नेगेटिव, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, यूज वार्म ऑयल टू मसाज योर स्किन बिफोर गोइंग टू स्लीप, यहां पर सोने से पहले गर्म तेल से मसाज करने की बात की गई है स्किन को, जबकि पैराग्राफ में आप देखेंगे तो यहां पर मेंशन किया गया मसाज योर बॉडी विथ वार्म ऑयल 5 मिनट्स बिफोर अ बाथ, यहां पर नहाने से पहले की बात की गई है और विकल्प में आपका सोने से पहले की बात की गई थी, इसलिए चौथा वाला विकल्प गलत हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए, ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में मेंशन किया गया है ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ करके फिर से सही विकल्प का चयन करना है। पहला दिया गया है, पीपुल विथ ड्राई स्क्रीन हैव टू बी मोर केयरफुल इन विंटर्स, सही बात है, इसी की बात की गई थी। कंपेरेटिवली जो जिनका स्क्रीन ड्राई होता है उनको ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है जिनका ऑयली स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन वाला स्किन है, तो यही बात किया गया कि ड्राई स्किन वाले व्यक्ति को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है जाड़े में, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, उत्तर होगा। दूसरा देखिए, डॉक्टर पारिक ट्रीटेड हर ड्राई स्किन विथ क्रीमियर प्रोडक्ट्स, देखिए पैराग्राफ में डॉक्टर पारिक की भी बात की गई है, लेकिन उनके द्वारा क्रीम के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा गया था। लेकिन अगर बात करें डॉक्टर, यहाँ पर आप देख सकते हैं रश्मि शेट्टी के द्वारा जो बात की गई है, उन्होंने क्रीम के संदर्भ में बताया कि किस क्रीम का हमें यूज करना चाहिए, किस फेस वॉश का यूज करना चाहिए, उस क्रीम में क्या क्या होने चाहिए, ये सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बारे में उन्होंने बताया था। तो हमारा उत्तर होगा, मतलब डॉक्टर पारिक ने क्रीम वाले प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताया था, बल्कि डॉक्टर रश्मि ने बताया था, रश्मि शेट्टी ने, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर पारिक के लिए ऐसा कहा गया था। बी वाला गलत हो जाएगा। सी देखिए, ऑल फेस वॉशेज रिमूव नेचुरल ऑयल्स फ्रॉम द स्किन, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ऑल फेस वॉशेज रिमूव नेचुरल ऑयल्स फ्रॉम द स्किन, जितने भी फेस वॉश होते हैं वो नेचुरल ऑयल को हमारे चेहरे से हटा देते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे फेस वॉश है जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फल से फ्रूट से बनाए जाते हैं, वो हमारे चेहरे से ऑयल को रिमूव नहीं करते हैं। वो फेस वॉश जो कि बहुत हार्ड केमिकल्स यूज किए जाते हैं, क्ले बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, वही हमारे चेहरे के नेचुरल ऑयल को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये विकल्प नेगेटिव है क्योंकि ये सभी फेस वॉश की बात कर रहा था, सभी फेस वॉश नेचुरल ऑयल को रिमूव नहीं करते हैं, इस वजह से ये गलत हो गया। यानी कि देखिए केवल ए वाला सही है। अब चलिए विकल्पों में चलते हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों को सही बताया जा रहा है, बी और सी दोनों को सही बताया जा रहा है। तीसरा देखिए ए और बी दोनों को फॉल्स ए को सही बताया जा रहा है और बी को फॉल्स बताया जा रहा है। देखिए ए सही है और बी फॉल्स है, यानी ये वाला सही है। और चौथा देखिए बी को सही बताया जा रहा है और सी को फॉल्स बताया जा रहा है, तो बी वाला गलत है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट्स स्टडी ऑफ, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्न में से किस भाषाओं के अध्ययन के संदर्भ में पैरवी करता है। तो देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में 2 लैंग्वेज प्रणाली अभी प्रचलित है, जिसके माध्यम से आपकी मदर टंग, जैसे कि आपकी मदर टंग हिंदी हो सकती है तो हिंदी तो आपको पढ़ाई जाता है, इसके अलावा एक आंग्ल भाषा, एक फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश आपको पढ़ाई जाती है। और इसके अलावा जब बच्चा सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट में जा रहा होगा तब उस समय एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाए जाने की भी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है, जिसमें कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज जो कि बच्चे की रुचि के हिसाब से तय किया जाएगा, बच्चा खुद सेलेक्ट करेगा कि कौन सा फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना, जापानीज, चाइनीज, कुछ में कुछ भी हो सकता है, तो वो बच्चे को पढ़ाया जाएगा। यानी कि अब जो लैंग्वेज है वो कितने लैंग्वेज पर आधारित हो जाएगी, तो 3 लैंग्वेज प्रणाली हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए मदर टंग तो बच्चा भी पढ़ रहा है, वो बात होगी ही होगी। क्लासिकल लैंग्वेज की भी बात की गई है, मॉडर्न इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज की भी बात की गई है और फॉरेन लैंग्वेज की बात की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ चिल्ड्रन ऑफ 8 years फ्रॉम बिहार मूव्स टू मुंबई along with her parents and she learns हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश इन स्कूल
and learn the language of Marathi very well from the neighborhood and his friends in school. What would you describe the learning of Marathi? यानी कि ध्यान से समझिएगा, एक 8 साल की बच्ची है जो कि बिहार से मुंबई में मूव हुई है, ट्रांसफ़र हुई है अपने माता पिता के साथ, ठीक है, और वो स्कूल में हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश को पढ़ती है, और इसके अलावा अपने नेबरहुड यानी अपने पड़ोसियों से वो मराठी भाषा बोलना सीख गई है, और अपने स्कूल के संपर्क में आने से, अपने स्कूल के बच्चों के से इंटरेक्शन करने की वजह से वो मराठी बोलना सीख गई है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड यू डिस्क्राइब द लर्निंग ऑफ मराठी, यानी कि उसके द्वारा मराठी भाषा को सीखे जाने को आप क्या कहेंगे। तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन है। देखिए, बच्चा अनौपचारिक तरीके से अपने नेबरहुड यानी कि पड़ोसियों से बातचीत करने में या फिर अपने दोस्तों से अनौपचारिक तरीके से बातचीत करने में भाषा को सीखा हुआ है। तो जब भी बिना व्याकरण के नियमों के अंतर्गत, बिना व्याकरण के नियम के अगर अनौपचारिक तरीके से किसी भाषा को इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट की वजह से एक्वायर किया जाता है तो उसे लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाइल रीडिंग अ टेक्स्ट अ लर्नर गेट्स सम प्रॉम्प्ट्स दैट सपोर्ट्स द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, व्हाट इज नोन एज। यानी कि एक टेक्स्ट, एक लेख पढ़ते समय कुछ जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो बच्चे को सपोर्ट कर रहा है शब्दों के अर्थ को समझने के संदर्भ में, तो ये क्या कहा जाएगा, हमसे ये ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिमेंटिक क्यूज। सिमेंटिक क्या होता है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ कार, ठीक है। अब इस कार से जुड़े हुए क्या क्या शब्द हो सकते हैं, मैंने एक वर्ड लिखा है कार, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इस कार से जुड़े हुए एसोसिएटेड वर्ड्स क्या हो सकते हैं। तो कोई बच्चा कक्षा में बोल रहा होगा कार में आपके व्हील्स होते हैं, ठीक है, तो एक वर्ड हमें व्हील मिल गया। उसके बाद से कार में देखिए डोर होते हैं, तो एक वर्ड हमें डोर मिल गया। एक वर्ड विंडो होता है, तो विंडो हमें मिल गया। इसी प्रकार से एक ड्राइवर होगा, तो ड्राइवर एक नया शब्द हमें मिल गया। यानी कि एक शब्द से जुड़े हुए अन्य शब्द, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ड्राइवर बोलूं तो ड्राइवर से रिलेट करते हुए आप कार के बारे में जान सकते हैं, या फिर मैं कार बोलूं तो कार से रिलेट करते हुए डोर, और डोर से रिलेट करते हुए विंडो, विंडो, और उसके बाद से कार में व्हील होगा। यानी एक शब्द से रिलेट करते हुए, एक शब्द से रिलेट करते हुए जब दूसरे शब्द का हम लोग अर्थ उसके सेंस में निकाल रहे होते हैं तो इसे ही सिमेंटिक कहा जाता है। और ये कहीं ना कहीं बच्चे को देखिए कहा जा रहा है ना मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, यानी कि अर्थ निकालने के संदर्भ में ये हेल्प कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूज हो जाएगा, यानी कि सिमेंटिक क्यूज इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इन्वॉल्व्स गेटिंग द मेन आइडिया, प्रिडिक्टिंग, ड्राइंग, इन्फियरेंसेज एंड समराइजिंग। यानी कि मेन आइडिया के बारे में जब भी बात की जाती है तो हमेशा टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस होता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ सीटेट की परीक्षा में बोल रहा हूँ, तो इसके पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। उसके बाद से पेपर 1 में आपके 5 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसी प्रकार से पेपर 2 की बात करें तो इसमें 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर 5 सेक्शन क्या क्या हो सकते हैं प्राइमरी स्तर पर, और अपर प्राइमरी में 4 सेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, सब में अलग अलग सबका सिलेबस दिया गया है। यानी कि मैंने एक समराइज किया था, सीटेट की परीक्षा में केवल बोल रहा था समराइजिंग फॉर्म में, यानी कि कलेक्टिव फॉर्म में, एक पूरा होल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, एक पूरे संपूर्ण सीटेट परीक्षा के तौर पर देख रहे हैं। और धीरे धीरे जब हम लोग नीचे जाते हैं, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ टॉप डाउन, यानी कि देखिए एक सीटेट की परीक्षा को जब हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो 2 पेपर में ये बट रहा है, और 2 पेपर को कैसे अलग अलग तरीके से हम लोग कैटेगराइज करें, और टॉप डाउन बॉटम में एक तरीके से हम लोग पूरे पेपर को एक नज़रिए से देख रहे हैं। यानी कि समराइजिंग कब होता है, यानी कि सबको एक नज़रिए से देखना, और साथ ही साथ मेन आइडिया की बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आर कैटेगराइज्ड एज। तो ये सभी कंटेंट वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नॉलेज अबाउट द फॉर्म डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाइंग इट इन लिमिटेड प्रैक्टिस इज। लिमिटेड प्रैक्टिस यानी कि बहुत कम हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, बहुत कम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूं और उसका डिस्क्राइब बहुत कम कर रहा हूं, आपको बहुत कम उदाहरण दे रहा हूं, या फिर बहुत कम उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूं इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि मान लीजिए कि कक्षा में आकर के कोई टीचर लेक्चर दे रहा है, तो लेक्चर देने में क्या होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को डिक्लेयर किया जा रहा है कि हाँ ये चीज़ें हैं, आप इसको ये चीज़ जान जाइए। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है लिमिटेड प्रैक्टिस में, अगर हम लोग उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन नेचुरल लैंग्वेज इज। तो
जो उत्पत्ति है टेक्स्ट की यानी कि लेख की एक कॉन्टेक्स्ट में, वो भी नेचुरल लैंग्वेज के साथ, तो ये क्या बोला जाएगा, ये ऑथेंटिक टेक्स्ट बोला जाएगा। विकल्प नंबर 4 ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट। तो लैंग्वेज असेसमेंट यानी कि भाषा के मूल्यांकन के संदर्भ में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो भाषा का मूल्यांकन करने के लिए बच्चा उस भाषा में कितने अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, या फिर प्रोफिशिएंट कितना है, कितना वो कम्युनिकेट करने में उस भाषा का प्रयोग कर पा रहा है अच्छी तरीके से, इसी प्रकार से उसका लैंग्वेज असेसमेंट होता है। ठीक है, यानी कि जो बातचीत से संबंधित होगा, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से संबंधित होगा, वही हमारा उत्तर होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, तो बच्चा की जो उपलब्धि है उससे लैंग्वेज असेसमेंट नहीं होगा। लैंग्वेज के संदर्भ में यानी भाषा के संदर्भ में वो कितना प्रोफिशिएंट है, इससे उसके लैंग्वेज का असेसमेंट किया जा सकता है। तो ये अचीवमेंट नहीं है, मतलब कि केवल जैसे कि अचीवमेंट तो उसका ये भी हो सकता है ना कि विज्ञान के क्षेत्र में वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया और विज्ञान में उसको बड़ी अचीवमेंट मिली, लेकिन इससे उसकी भाषा का असेसमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, इस वजह से निगेटिव तो हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, असेसिंग द ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ लर्नर्स। ग्रामेटिकल नॉलेज काफ़ी हद तक सीमित है। क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकल नॉलेज अगर बच्चे को पता है, लेकिन बावजूद इसके अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे एक तरीके से लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, इस वजह से आप लोग देखते होंगे कि बहुत बच्चों को ग्रामर भी आता है, बावजूद इसके वो कम्युनिकेट करने में हिचक महसूस करते हैं, झिझकते हैं। तो ये केवल ग्रामेटिकल नॉलेज तक सीमित नहीं है, क्योंकि बच्चे का इंटरेक्शन करना इंपॉर्टेंट है भाषा के मूल्यांकन के संदर्भ में। ठीक है, ये निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, टू फाइंड व्हाट लर्नर्स डू नॉट नो, यानी कि ये जानना कि बच्चे क्या नहीं जानते हैं। तो ये भी लैंग्वेज का असेसमेंट इस हिसाब से नहीं होता है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, असेसिंग द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स, यानी बच्चा कितना प्रोफिशिएंट है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, इसके माध्यम से उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, बच्चा जब लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है, यानी उसमें उस भाषा में वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब उस भाषा में कम्युनिकेट कर पा रहा है तब ग्रामेटिकल नॉलेज भी रखता होगा। यानी कि दूसरा वाला जो विकल्प है वो पहले से ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, ब्रॉड सेंस में होने की वजह से विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ एरर्स इन लैंग्वेज क्लासरूम, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है लैंग्वेज के क्लासरूम में त्रुटियों को लेकर के। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि एरर इज एन इंडिकेशन ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इन द सेकंड लैंग्वेज, यानी कि मातृभाषा किस प्रकार से सेकंड लैंग्वेज यानी टारगेट लैंग्वेज में बाधा उत्पन्न करती है, इसका इंडिकेशन है एरर। तो ये विकल्प निगेटिव है। एरर के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं। अगर मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपके मदर टंग में बता रहा हूँ, तो क्या आपकी मदर टंग हिंदी जो है वो आपको बाधा उत्पन्न कर रही है इंग्लिश समझने में? नहीं उत्पन्न कर रही है, बल्कि आपकी हेल्प करती है। और ये विकल्प कह रहा था कि बाधा उत्पन्न कर रही है, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, एरर्स आर लर्निंग एरियाज फॉर द टीचर्स ओनली, यानी कि ये कहा जा रहा है कि गलतियों के माध्यम से सिर्फ टीचर कुछ समझ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं तो टीचर तो समझ ही पाएगा कि हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। साथ ही साथ ये बच्चे के लिए भी एक फीडबैक का काम करता है कि जैसे कि एक कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दिया गया और उस पर आधारित प्रश्नों को बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो कम से कम बच्चा अपने आप के बारे में आकलन कर सकता है कि हाँ मैंने ये गलती की या फिर ये प्रश्न मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, यानी कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। यानी कि ये बच्चे के लिए भी फीडबैक का काम करता है। ठीक है, इस वजह से तीसरा विकल्प कहा जाता है कि केवल टीचर के लिए फीडबैक का काम करेगा, इस वजह से संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एरर्स आर टू बी करेक्टेड देन एंड देयर एज लर्नर यूज लैंग्वेजेज, यानी कि जैसे ही बच्चे ने गलती की तुरंत उसके एरर को सही और सुधारने की बात कर रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? आप लोग देखे होंगे प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों के कॉपी में टीचर क्या करते हैं कि कोई गलती लिखा रहता है तो उसको काट करके और सर्किल करके और ऊपर सही लिख देते हैं। उससे क्या फ़ायदा हुआ? जब बच्चे को आपने फीडबैक नहीं दिया कि आपने ये गलती की थी, साथ ही उसको पता नहीं चल पाया कि आखिर वो गलती क्यों थी। हो सकता है कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट ही ना समझा हो, इस वजह से वो गलती किया हो। अब जब बच्चे के कॉपी में आप डायरेक्टली केवल सुधार देंगे तो बच्चे को फीडबैक नहीं मिला, और चूंकि उसने कॉन्सेप्ट को अभी भी नहीं समझा है, भले ही आपने कॉपी में सुधार दिया, तो भविष्य में भी इस प्रकार की गलती दोहराने की संभावना रहेगी। यानी कि गलती तुरंत नहीं सुधारना है, सबसे पहले उसका एज ए टीचर आप एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये गलती हुई क्यों। अगर मेजॉरिटी बच्चों के द्वारा ये गलती की गई है, यानी कि कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ नहीं आया, सबसे पहले आप एनालिसिस करेंगे और अगर जरूरत पड़ती है तो कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ाएंगे और उसके बाद बच्चे को फीडबैक देंगे कि आपने ये गलती की थी, और बच्चे के संज्ञान में आने के बाद से वो भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने की संभावना उसकी कम रहेगी। इस वजह से ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एरर्स आर लर्निंग एरिया एंड फीडबैक फॉर बोथ लर्नर्स एंड टीचर्स। ये देखिए, ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये फीडबैक दोनों को दे रहा है, बच्चों को भी दे रहा है और टीचर्स को भी दे रहा है। इस वजह से ये विकल्प ब्रॉड सेंस में और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, अ लैंग्वेज टीचर अलॉन्ग विथ सोशल साइंस कलीग गिव्स एन असाइनमेंट ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यानी कि एक भाषा का जो शिक्षक है वो एक सोशल साइंस के शिक्षक के साथ मिल करके एक असाइनमेंट देता है कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पर लिखने के लिए। ठीक है, आगे पढ़िए। लर्नर्स आर टू कंसल्ट सोशल साइंस बुक एंड अदर बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स टू राइट रिपोर्ट एंड डेवलप अ पोस्टर ऑन द थीम। अब उनके द्वारा जो थीम दिया गया उस पर लेख निकलने के संदर्भ में वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग किताबों जैसे कि सोशल साइंस, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की डॉक्यूमेंट्री और हिस्ट्री की बुक, जियोग्राफी की बुक, कल्चर और पॉलिटिक्स की बुक से रिपोर्ट तैयार करता है और एक पोस्टर तैयार करता है दिए गए थीम पर। अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट वुड दिस प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग कॉल्ड। यानी कि भाषा सीखने की ये प्रक्रिया क्या कही जाएगी। तो इसे हम लोग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कहेंगे। यानी बच्चे के पाठ्यचर्या में जो जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी उसके पाठ्यचर्या में है, उससे जोड़ करके बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ लर्नर वाइल लर्निंग द न्यू ग्रामेटिकल फॉर्म से फ्यूचर परफेक्ट विल प्लस पास्ट participle is able to connect what he has already learnt the present perfect form has plus past participle. What would this learning strategy be called। यानी ध्यान से समझिएगा, एक लर्नर है, एक शिक्षार्थी है जो कि कक्षा में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा है और उसने स्ट्रक्चर पढ़ा कि विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जब ये बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसने पहले से प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ रखा है कि हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता था। तो इससे वो कोरिलेट कर पा रहा है कि जैसे वो प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट में भी पढ़ाया जा रहा है विद्यालय में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये कोरिलेट कर पा रहा है जो पढ़ चुका है उससे, तो ये क्या कहा जाएगा, कौन सी स्ट्रेटेजी कही जाएगी। तो इसे हम लोग कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज कहते हैं। यानी कि बच्चे का जो संज्ञान है उससे जोड़ करके पढ़ाना, जो कुछ बच्चा सीख चुका है उससे जोड़ करके पढ़ाना, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ लर्नर इज एबल टू रीड अ टेक्स्ट विथ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि एक शिक्षार्थी है जो कि किसी लेख को बहुत कम सीमित मात्रा में समझ पा रहा है। आगे पढ़िए। शी इज एबल टू रीड द टेक्स्ट वेरी वेल एंड डू द कॉम्प्रिहेंशन टास्क विथ द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर। वो जो बच्ची है, जो शिक्षार्थी है, वो अपने बड़े भाई के मदद से बहुत अच्छी तरीके से लेख को समझ पा रही है और उसको अच्छी तरीके से पढ़ पा रही है। अब हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, दिस प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग टीचिंग इज मतलब कि ये जो प्रैक्टिस है लर्निंग और टीचिंग का, यानी कि सीखने सिखाने का ये जो प्रैक्टिस है, इसे क्या कहा जाएगा। तो उसका जो बड़ा भाई था वो उसको पाढ़ यानी कि इसके फोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा था। यानी कि बच्चे को शुरुआती मदद दी जा रही है पढ़ने के संदर्भ में। ठीक है, जो शिक्षार्थी है, जो बच्ची है, उसको शुरुआती मदद उसके बड़े भाई के द्वारा दिया जा रहा है और उसकी मदद से वो अच्छे तरीके से समझ पा रही है और अच्छे तरीके से लेख को पढ़ पा रही है। तो ये इसके फोल्डिंग यानी हिंदी में जिसे हम लोग पाढ़ बोलते हैं उसका उदाहरण है। विकल्प नंबर 3 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टास्क विच सपोर्ट्स लर्नर्स टू कनेक्ट फॉर्म मीनिंग एंड यूज इज। ध्यान से समझिएगा, हमसे ये बोला जा रहा है कि एक ऐसा टास्क जो कि बच्चों को सपोर्ट करता है, जो एक तरीके से फॉर्म होता है, लैंग्वेज का फॉर्म स्ट्रक्चर होता है और जो उसका अर्थ है और उसका प्रयोग दैनिक जीवन में प्रयोग, इन सबको कनेक्ट करने के संदर्भ में वो क्या कहा जाएगा। तो इसे हम लोग कम्युनिकेटिव टास्क इन ग्रामर लर्निंग कहेंगे। क्यों, देखिए यहाँ पर बोला गया है यूज करने के संदर्भ में। तो जब हम लोग भाषा का दैनिक जीवन में यूज कर रहे होंगे उसी की तो बात कर रहा है, और जब यूज कर रहे होंगे तो हम लोग उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ कक्षा में मैंने ये वाला फॉर्म पढ़ा था, ये स्ट्रक्चर पढ़ा था, और उसका अर्थ भी समझ पाएंगे। ठीक है, यानी औपचारिक तरीके से जो हमें ग्रामर पढ़ाया जा रहा था विद्यालय में, उसको हम लोग दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में जब यूज करेंगे कम्युनिकेटिव टास्क में, तो उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्शसनेस रेजिंग स्ट्रेटजी इन ग्रामर लर्निंग। यानी बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ग्रामर पढ़ाते समय कौन सा ऐसा विकल्प है चारों में से जो कि बच्चों के ध्यान को आकर्षित करेगा। ठीक है, कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी है। तो दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, प्रेजेंट द ग्रामर लैंग्वेज आइटम इन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ के संदर्भ में, यानी बच्चे का जो दैनिक जीवन है उससे जोड़ करके
यहाँ पर ग्रामर को प्रेजेंट करने की बात की जा रही है। इनेबल लर्नर्स टू नोटिस, और उनको बताने की बात की जा रही है कि आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, एंड यूज इट एंड ड्रॉ देयर अटेंशन टू इट्स फॉर्म, और उसके बाद से शब्दों को बताने के बाद से भाषा को बताने के बाद से कि इस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद से उनके ध्यान को आकर्षित किया जा रहा है। ठीक है, उनके ध्यान को आकर्षित किया जा रहा है और उसके स्ट्रक्चर को बताया जा रहा है बच्चों को। तो ये होता है कॉन्शसनेस रेजिंग। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थियरी बिलीव्स दैट, यानी कि जो संरचनावाद है वो उसका लर्निंग थियरी क्या विश्वास करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो संरचनावाद ये मानता है कि बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे, यानी अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ उसने परिवेश में देखा है उसी को आधार बनाते हुए उसको आगे की शिक्षा दी जाएगी। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन लर्न न्यू लैंग्वेज थ्रू क्लासरूम टीचिंग, यानी कि कक्षा में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है बच्चे उसी से सीखते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल गलत है, निगेटिव है, क्योंकि कक्षा में टीचर ने आकर के क्या बोल दिया क्या नहीं बोला उससे बच्चे को कोई मतलब नहीं। बच्चा जब तक सक्रिय नहीं होगा तब तक वो चीज़ों को नहीं सीखेगा, जब तक खुद करके नहीं सीखेगा। अगर हम लोग प्राइमरी और अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो केवल कक्षा में बोलने मात्र से बच्चा नॉलेज को एक्वायर नहीं करेगा, नहीं उसको समझ पाएगा। इस वजह से निगेटिव तो हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, लैंग्वेज इज लर्न थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, तो केवल स्ट्रक्चर के प्रैक्टिस से बच्चे भाषा को नहीं सीखेंगे। तीसरा देखिए, ऑल लर्नर्स लर्न इन द सेम मैनर, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि अगर सभी बच्चे एक ही तरीके से सीख रहे होते हैं तो फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेज जैसे शब्द आते ही नहीं। प्रत्येक बच्चा दूसरे से अलग है, इसलिए सभी बच्चे एक मैनर में नहीं सीख सकते, इसलिए ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, चिल्ड्रन लर्न बाय कनेक्टिंग विथ देयर प्रीवियस नॉलेज, यानी बच्चे अपने पुराने पूर्व अनुभव के साथ कनेक्ट करके चीज़ों को सीख रहे होते हैं। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अपर प्राइमरी के साथ प्राइमरी में पूछे गए सभी सब्जेक्ट सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।